बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 7 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशन हम सीख रहे थे। इस वीडियो में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस और स्ट्रक्चर क्वेश्चंस, ये दो सवाल दिया हुआ है, इसको हम अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी तमाम वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मैथ और साइंस दोनों के। आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में पार्ट 1 है, व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक, तो मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी भी सॉलिड चीज़ को, जैसे कि हमने सीखा था कि अगर आप शुगर को वाटर में शामिल करेंगे तो यकीनी बात है शुगर क्या है, सॉलिड है, और वाटर जो है ना, पानी जो है वो क्या है, लिक्विड है। तो अगर आप चीनी को पानी में अगर आप सोल करेंगे तो इसकी जो सोलिबिलिटी है उस पर क्या फ़र्क पड़ेंगे, क्या असर होंगे। ठीक, जैसे कि अगर आप हार्ड पानी में अगर आप चीनी डालेंगे तो यकीनी बात है वो जल्दी से उसमें सोल होंगे, और अगर आप ठंडा पानी में अगर आप चीनी डालेंगे तो यकीनी बात है वो क्या होंगे, सोल होने के लिए यकीनन टाइम लगेंगे। यही है ना। तो उन्होंने यही पूछा है कि क्या इफ़ेक्ट होंगे अगर टेम्परेचर को ज़्यादा करेंगे तो उसकी जो सोलिबिलिटी है उस पर क्या फ़र्क होंगे। ठीक, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि जो सोलिबिलिटी है वो आमतौर पर सॉलिड और लिक्विड में जो इफ़ेक्ट्स है वो टेम्परेचर के ऊपर भी यकीनन इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो सॉलिबिलिटी भी ज़्यादा होंगे, मतलब जल्दी से हल होंगे, और अगर टेम्परेचर कम हो तो जो सॉलिबिलिटी है उस पे यकीनन इफ़ेक्ट होंगे, उसकी सॉलिबिलिटी कम होंगे। ठीक, तो यही लिखना है। तो देखते हैं क्या लिखना है। तो सवाल है आपके पास, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अगर आप सॉलिड को लिक्विड में शामिल करेंगे तो उसकी सॉलिबिलिटी पे क्या इफेक्ट होंगे अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो इसके आंसर में आप लिखेंगे द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड को अगर आप लिक्विड में शामिल करके जो सोल्व कर रहे हो उसमें टाइपिकली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। आमतौर पर वो क्या होते हैं, टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। यही है ना। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो क्या होंगे, सॉलिबिलिटी ज़्यादा होंगे, जल्दी से होंगे, और अगर टेम्परेचर कम हो तो यकीनी बात है सॉलिबिलिटी भी कम होंगे, मतलब उसका जो जल्दी से हल होने का जो अमल है ना वो कम होंगे। ठीक, जनरली एज कम्पेयर टू गैसेस, अगर आप गैस से इसको कंपेयर करेंगे लिक्विड एंड सॉलिड का जो सॉलिबिलिटी है उसको, तो आप देखेंगे कि जो लिक्विड एंड सॉलिड है हाइयर सॉलिबिलिटी इन वाटर एट हाई टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हो तो यकीनी बात है उसका जो सॉलिबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक, मोर शुगर कैन डिसॉल्व इन हॉट वाटर। तो यकीनी बात है आप समझ सकते हैं कि अगर आप वाटर में जो हॉट वाटर है उसमें अगर चीनी डालेंगे तो यकीनी बात है वो जल्दी से डिसॉल्व होंगे, और एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। इसी तरह अगर आप कंपेयर करेंगे कोल्ड वाटर में अगर आप शुगर डालेंगे तो यकीनी बात है उसका जो डिसॉल्व होने का जो अमल है उसके लिए यकीनन टाइम लगेंगे। ठीक, तो यही आपका आंसर होंगे, इसी को आपने लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मेशन है किस तरह से बनते हैं, सैचुरेटेड का जो अमल है और सुपर सैचुरेटेड का जो सॉल्यूशन है, उन दोनों को आपने एक्सप्लेन कर देना है। ठीक, तो सैचुरेटेड में हमने सीखा था कि अगर आप किसी भी चीज़ में अगर दो सब्सटेंस को अगर आप मिला रहे हो, मिक्स कर रहे हो, तो एक को कहा जाता है सॉल्यूट और दूसरे को सॉल्वेंट कहा जाता है। तो एक ख़ास मकदार में ही आप इसमें शामिल करके डिसॉल्व कर सकते हैं। इसकी एक हद होती है, आखिरी हद, तो वो होते हैं आपके पास सैचुरेटेड। जैसे कि हमने सीखा था कि अगर आप एक 100 मिलीलीटर जो वाटर है ना उसमें आप 36 ग्राम या आप शुगर ले लें या आप साल्ट ले लें, उसको आप इसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इससे ज़्यादा आप इसमें डिसॉल्व नहीं कर सकते। एक आम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद क्या होंगे, ये अगर हम इसको गर्म करेंगे तब जाके इसमें हम मज़ीद शामिल कर सकते हैं। ठीक, तो पहला वाला जो है उससे सैचुरेटेड कहा जाता है, जिसमें आप मैक्सिमम अमाउंट डालने के बाद एक सोल्व कर रहे हो, उसमें हम मज़ीद शामिल ना कर सके। और दूसरा आप इसमें शामिल कर सकते हैं अगर टेम्परेचर को हाई करेंगे तो। ठीक, तो उसे कहा जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, तो इसी को लिखना है। तो देखते हैं क्या लिखना है। तो सवाल है आपके पास, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें आपने
हमें क्या लिखना है, फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अलग और फॉर्मेशन ऑफ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अलग आप लिख सकते हैं। ठीक, या तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से ना अलग अलग करके भी लिख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए जल्दी से। तो इसमें आप लिखेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच, जिसमें क्या होते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में जो सॉल्यूट है ना वो आपने यकीनन उसमें डिसॉल्व किया होगा, हैज़ डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व करेंगे एट ए गिवन टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पे। यकीनन अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो फिर वो सुपर सैचुरेटेड बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट एडिड टू 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। अगर आप 40 ग्राम वाटर को, सॉरी 40 ग्राम सॉल्ट को अगर आप 100 मिलीलीटर पानी में डालेंगे, यकीनी बात है सॉल्व करेंगे, तो फिर क्या होंगे, तो वो जो 36 ग्राम है वो डिसॉल्व होंगे, उसमें हल होंगे, एंड 4 ग्राम रिमेन्स, जो 4 ग्राम रिमेन होंगे, बाकी बचेंगे यकीनन, उसमें तो हम मज़ीद शामिल नहीं कर पाएंगे ना, तो वो डिसॉल्व फॉर्मेशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तब जाके वो जो आज 36 ग्राम उसमें शामिल हुआ है वो जो फॉर्म है वो उसे कहा जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, इसके बाद अगला फॉर्मेशन ऑफ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड व्हेन मोर सॉल्यूट इज एडेड टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो है ना, अगर हम टेम्परेचर को ज़्यादा करेंगे एट ए हायर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को ज़्यादा करेंगे तो यकीनी बात है उसमें आप मोर यानी ज़्यादा उसमें ऐड कर सकते हैं। सो एज द टेम्परेचर डिक्रीज द सॉल्यूट कम्स आउट ऑफ द सॉल्यूशन फार्मिंग क्रिस्टल। इसके बाद अगर आप टेम्परेचर को कम करेंगे उसमें शामिल करने के बाद, तो यकीनी बात है जो बाकी एक्स्ट्रा हमने उसमें शामिल किया था वो क्या बनेंगे, क्रिस्टल्स बन जाएंगे फिर वो। ठीक, तो ये आपने अच्छी तरह से लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर ई, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी अच्छी तरह से समझते हैं। तो आपके पास ई है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। तो इसमें पार्ट 1 दिया हुआ है, लुक एट द बेकर्स ऑफ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो हमने कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट को अच्छी तरह से सीखा था। तो इसमें क्या होते हैं, दो सॉल्यूशन को आपने कंपेयर करना है, जिसमें सॉल्यूट की कम मकदार हो उसे कहा जाता है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन आप कह सकते हैं, और जिसमें ज़्यादा मकदार में सॉल्यूट को शामिल किया हुआ हो तो उसे कहा जाता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक, तो ये दो चीज़ें उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो जो कप दिया हुआ है इसमें शामिल किया हुआ है, इसमें कुछ दिया हुआ है, बाकी कलर्स को आपने लिखना है यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो उन्होंने इसमें शामिल किया है वो कितना है, कंसनट्रेटेड में 10 मिलीलीटर और सॉल्वेंट 20 मिलीलीटर। तो यकीनी बात है इन दोनों को कंपेयर करके आप देख सकते हैं 10 मिलीलीटर 10 मिलीलीटर ये दोनों तो बराबर है ना। अब सॉल्वेंट की मकदार ज़्यादा हो तो यकीनन उसे डाइल्यूट कहा जाता है। तो 40 मिलीलीटर इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है, तो इसका मतलब ये वाला जो है इससे कंसनट्रेटेड, ये वाला डाइल्यूटेड होंगे। ठीक, अब आपने बतानी क्या है यहाँ पे कलर्स क्या होंगे और इसमें कलर्स क्या होंगे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो कलर है वो उन्होंने खुद दिया हुआ है और ये भी उन्होंने खुद दिया हुआ है, तो ये आप डायरेक्टली देख कर ही लिख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ हो ना तो यकीनी बात है आपने थोड़ा सा सोच के फिर आपने यहाँ पे लिखना है। जैसे कि अगर आप एक गिलास शरबत, जो सुर्ख शरबत है लाल कलर की, उसको अगर आप शामिल करेंगे तो लाल कम होंगे। इसके बाद अगर आप 2-3 चम्मच ज़्यादा उसमें शामिल करेंगे तो यकीनी बात है वो रंगीन बहुत ज़्यादा रंगदार होंगे ना। तो इस तरह से आप सोच के बता सकते हैं। तो इसका जो कलर है वो आप देख सकते हैं, ये पर्पल है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पर्पल। और इसका जो कलर है वो आपको नज़र आ रहे हैं, पिंक दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पिंक। ठीक, इसके बाद अगला है, हाउ विल यू चेंज डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर डाइल्यूट हो इसको आपने चेंज करना हो कंसनट्रेट में, तो यकीनी बात है हमने सीखा कि इसमें कम मकदार में सॉल्यूट है, पहले से मौजूद जो सॉल्यूट है वो कम मकदार में होंगे, तो हमें क्या करना है इसमें मज़ीद शामिल करके सॉल्यूट की जो मकदार है ना उसको ज़्यादा कर देना है। यकीनी बात है, तो आप यहाँ पे सॉल्यूट की मकदार को इसमें ज़्यादा करके आप कंसनट्रेटेड जो सॉल्यूशन है वो आप तैयार कर सकते हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं डाइल्यूट को कंसनट्रेटेड में। अब आप देख सकते हैं अगर हम इसी को ही यहाँ पे लेंगे तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि 10 मिलीलीटर, और इसमें भी हम 10 मिलीलीटर ही लेते हैं। ठीक,
या तो आप ये सॉल्यूट को कम करके कर सकते हैं, बराबर रख के सॉल्वेंट की मकदार को ज़्यादा करेंगे, या सॉल्यूट की मकदार है उसको ज़्यादा या कम करके भी कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। ठीक, हमें क्या करना है, यहाँ पे सॉल्वेंट की जो मकदार है ना उसको ज़्यादा कर देना है। फ़र्ज़ करें अगर पहले यहाँ पे 40 मिलीलीटर हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 40 मिलीलीटर ही लिखेंगे। अब ये पहले क्या था, डाइल्यूट था, इसको हमने कंसनट्रेटेड में चेंज करना है, तो यकीनी बात है उसकी मकदार कम होनी चाहिए सॉल्वेंट की, तब जाके ये कंसनट्रेटेड होंगे, यानी इसका कलर जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ होंगे। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 40, तो इसका मतलब ये कम होंगे, तो ये यहाँ क्या होंगे, कंसनट्रेटेड होंगे। समझ गए। अगर आप इस तरह से करना चाहो तो ये भी ठीक होंगे। सॉल्वेंट की मकदार बराबर रखेंगे 20-20 करके, और सॉल्यूट की जो मकदार है उसको आप ज़्यादा कर देंगे कंसनट्रेटेड में। यहाँ पे 10 लिखेंगे तो यकीनी बात है 10 के बजाय 20 आएंगे, बाकी ये दोनों सेम, और यहाँ पे 10 के बजाय 20 मिलीलीटर। इस तरह से भी आप चेंज कर सकते हैं, और इस तरह से भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो इसके बाद आप ये यकीनन ये जो कलर है वो पिंक होंगे, ये जो कलर है वो पर्पल होंगे, ये आप लिख सकते हैं नीचे। ठीक, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ये वाला पिंक, और ये आप लिखेंगे पर्पल। ठीक, तो ये आएंगे आपके पास कलर। अगला है आपके पास एक और सवाल भी दिया हुआ है, इसको भी देखते हैं। इसके बाद है 2, इसमें 2 पार्ट्स दिया हुआ है। पार्ट ए है आपके पास, राइट द डेफिनेशन इन द एम्प्टी बॉक्सेस। तो यहाँ पे आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं, इनमें आपने इनके डिफिनेशंस को आपने लिखना है। ठीक, तो हमने सीखा था डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक, तो हमने अभी सीखा कि डाइल्यूट में क्या होते हैं कि जो अमाउंट है ना वो डाइल्यूट को और कंसंट्रेटेड को शो करते हैं। किसके अमाउंट को, सॉल्यूट के अमाउंट को। अगर सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो कम हो तो डाइल्यूट, और सॉल्यूट की अमाउंट अगर ज़्यादा हो तो उसे कंसंट्रेटेड कहा जाता है। ठीक, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज वन इन विच देयर इज अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। ठीक, तो यहाँ पे आप ये लिखेंगे। इसके बाद कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन है उसमें आप क्या लिखेंगे, ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दैट कंटेन्स ए रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट याद रखेंगे तो बाकी आप समझ सकते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दैट कंटेन ए रिलेटिवली लार्ज अमाउंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे रिलेट करने के बाद। ठीक, तो रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद यकीनी बात है ये दोनों सॉल्व होंगे। सॉल्व होने के बाद आपको 2 चीज़ें आप जानते ही है, एक होंगे सॉलिड और दूसरा है आपके पास सॉल्वेंट। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होते हैं, इसका आपने डिफिनेशन लिखना है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब आप जानते ही है, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो, डिसॉल्व हो, तो यकीनी बात है उससे सैचुरेटेड कहा जाता है। और अनसैचुरेटेड में जिसमें हम मज़ीद शामिल कर सके, जैसे कि गिलास पानी में आप 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो हम मज़ीद इसमें शामिल कर सकते हैं, ये होते हैं, ये जो सॉल्यूशन है इसे अनसैचुरेटेड कहा जाता है। तो ये हमने बहुत कुछ सीखा है इसमें। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के हैज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक, तो टेम्परेचर भी गिवन सेम होना चाहिए यकीनन। और इसमें लिखेंगे एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, a solution in which the solute has completely dissolved in the solvent, leaving no remainder substance भी करके आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपके पास आंसर। इसके बाद अगला है बी। सवाल है, नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी एंड हाउ दीज फैक्टर्स अफेक्ट इट। तो हमने सीखा था कि जो सॉल्युबिलिटी है इसके ऊपर यकीनन 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो इसमें हमने पहला जो है उसको सीखा था कि आप उसकी नेचर्स को देखेंगे तो यकीनन नेचर्स क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। नेचर्स जिसमें हमने सीखा था ऑयल को अगर आप वाटर में शामिल करना चाहो, सोल्व करना चाहो, तो वो सोल्व नहीं होंगे, वो एक लेयर बनाएंगे, अलग अलग रहेंगे, यकीनन मिक्स तो नहीं होंगे ना। तो ये हो गया आपके पास नेचर, जो कि आपने अच्छी तरह से सीखा था, हमने इंट्रो में अच्छी तरह से सीखा था यकीनन। इसके बाद टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी यकीनी बात है अगर इंक्रीज हो तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होते हैं, ये हमने बहुत कुछ सीखा था इसमें भी। और इसके बाद लास्ट में हमने सीखा था प्रेशर। तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखना है। ठीक, तो ये जो नेचर है उसके बारे में आप इसको लिखेंगे, और इसके बाद टेम्परेचर में आप
इसको लिखेंगे। और इसके बाद प्रेशर, तो प्रेशर के बारे में आप देख सकते हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड हार्डली गेट्स अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रोसेस करके आप यहाँ से डिक्रीज इन प्रेशर तक लिखेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपके पास आंसर, समझ गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चैप्टर नंबर 8 के, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।